यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा जो सेशन है वो है सिंबल ऑफ कच्छ एंड वेलियर ऑफ वडोदरा। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि कच्छ जो हमारा रीजन अभी बना है 2 साल से, जो जिसमें हमारा काम हो रहा है, तो पहले कोई काम करना शक्य ही नहीं था और ओएसिस का कोई भी प्रोजेक्ट या काम कच्छ में हो ही नहीं सकता था, होता ही नहीं था। तो देखते हैं पिछले 2 साल में कच्छ में क्या क्या हमारा काम हुआ है, क्या प्रोजेक्ट हुए हैं और कहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो मैं वीडियोग्राफी टीम से अनुरोध करती हूँ कि वो कच्छ का वीडियो प्ले करें। वीडियोग्राफी टीम का धन्यवाद। हम सभी ने अभी वीडियो देखा तो उसमें से हमें थोड़ा बहुत तो पता चला है कि क्या क्या हुआ है कच्छ में, लेकिन फिर भी जिन लोगों का एक टीम बिल्ड करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जिन लोगों की वजह से हमारा कच्छ में हमारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है, तो मैं प्रतीक भाई और उनकी टीम से अनुरोध करती हूँ कि वो यहाँ पे आए और हमें उनके अनुभव हमारे साथ बांटे। So, good afternoon. कच्छ नाम सुनते ही सबको लगता है ना कि डेजर्ट, बट कच्छ डेजर्ट नहीं है। कच्छ बहुत कुछ है। कच्छ इज अ लैंड ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल. कच्छ इज अ लैंड ऑफ courageous people. And Kutch is a land of beautiful and very supportive people. आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, मैं कच्छ का नहीं हूँ लेकिन कच्छी हूँ। And this is due to only by the कच्छी friends. So अभी ओएसिस 2 साल से बहुत सारी एक्टिविटीज ओएसिस की चल रही है। तो ओएसिस में बहुत सारे दोस्त उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें से बहुत खास गिने चुने दोस्त यहाँ पे है। उनकी जुबानी हम उनकी स्टोरी सुनेंगे। सो प्राउडली अब मैं बोल सकता हूँ ओएसिस इन डेजर्ट, राइट। सो टू चंदाबेन। गुड आफ्टरनून। कच्छ के लिए बात करूँ तो थोड़ा पिछले साल मैं यहीं रिट्रीट में आई थी और यहाँ से हम जब निकले तो अभी हमारी एक टीम की मीटिंग हुई कि कौन क्या कर सकता है। उससे पहले थोड़ा ऐसा था कि कच्छ के अंदर एक गांधीधाम करके जगह है,
वहाँ पे जो थोड़ा छोटा मोटा काम होता था उसका डेटा प्रॉपर रखा नहीं जा रहा था। तो मैंने सामने से प्रतीक भाई को कहा कि आई विल डू दैट, यू डोंट वरी। तो वो शुरू जैसे हुआ डेटा लेना। इससे पहले ऐसे था कि गांधीधाम आदिपुर में जो काम होते थे वो उत्पला दीदी थोड़े गाइड करते थे, और हम कभी कभी मर्जी हुई तो काम करना, नहीं तो क्या कर लेंगे हमारा, क्योंकि वॉलेंटरी जॉब है। तो ऐसे करके काम करने का एक नज़रिया मेरा था। पर जैसे डेटा एंट्री का जॉब लिया कि हाँ मैं अच्छे से करूँगी, तो फिर वो जैसे मिलता गया ना, तब पता अरे इतना सही काम हो रहा है, ज़िंदगी बचाने का काम है। थोड़ा है ना, जिसको हम बोलते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो लोग हैं गुजराती में इसको डोढा बोलते हैं, हाँ 1.5। तो थोड़ी उनको हिंट देने लगी, ऐसे करे तो, थोड़ा वैसे करे तो, ऐसे करे तो। ऐसा सोचते सोचते वो जनवरी से हम यहाँ से निकले, वो मार्च तक पता नहीं मैं कैसे ओएसएस वाली हो गई। अपने स्कूल के बच्चों को यहाँ पे भेजती थी। आई वॉज अ प्रिंसिपल, और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी का मेरा सेक्शन था। बच्चे यहाँ पे दूसरे प्रोग्रामों में आने लगे। ऐसे करते करते मेरी एक जर्नी और एक स्टेप आगे चली कि मैं यहाँ ड्रीम इंडिया कैंप उसकी एज ए फैसिलिटेटर आई, और रिया जी मुझे गाइड करती थी। तो मेरा ईगो बहुत हर्ट होता था कि इसको इतनी अच्छी प्रिंसिपल पता है और मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर रही। मैं सच में बहुत कुछ सीखना मेरा रह गया है। तो यहाँ से बहुत सारी इंस्पिरेशन लाइफ को मिली, और पूरा का पूरा एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा आया कि मैं सीधी जिस काम में थी कि आपको दिया हुआ टाइम टेबल है, आपके पास बच्चे हैं, आपका पूरा जो गवर्नमेंट के नॉन गवर्नमेंट का जो एक पूरा प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आपको स्कूल चलानी और पढ़ानी। ऐसा नहीं है कि मेरी स्कूल अच्छी नहीं थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेस्ट, पर फिर भी अंदर से कुछ खाली लग रहा था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो बस थोड़ा सा यहाँ से इन्होंने भी मुझे धक्का दिया, और अंदर तो वैसे आग लगी हुई थी, उसको और सपोर्ट मिल गया। सबसे पहला काम ये हुआ कि मैंने रिज़ाइन किया, और मैं बेरोज़गार हुई सबसे पहले, और खुश हुई बेरोज़गार होने के बावजूद भी कि हाँ ठीक है कुछ नहीं है। पर बहुत कुछ मुझे मिला उसके बाद। हमने शुरू किया, टारगेट लेके चली थी कि बहनों और बेटियों के लिए काम करना है। वहाँ से काम शुरू हुआ, साथ में जो छोटे मोटे काम हमारे सेंटर से आते थे वो शुरू किए। इमीडिएटली मेरे पास सबसे पहला था मिसाल। अब तक ऐसा होता था कि प्रतीक भाई भुज यानी कि गांधीधाम से 60 किलोमीटर अवे है वो वहाँ भुज रहते थे। वहाँ से हमको इंस्ट्रक्शन मिलते थे और हम फॉलो करते थे, उस तरह से काम करते थे। पर अब हमने शुरू किया कि आप सिर्फ हमको पॉलिसी मैटर बताओ, आप वहाँ का देखो, हम लोग यहाँ का देख लेंगे, यू जस्ट डोंट वरी। ऐसे करके काम शुरू हुआ, और 2-3 महीनों में ही वो पूरा जो मिसाल का काम चला, लगभग 1.5 महीना हम लोगों ने थोड़ी सी क्लियरिटी की। बाकी गांधीधाम और अंजार ये दो बिल्कुल 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। उन दोनों को मिला के हमारा एक नया रीजन खड़ा हो गया अपने आप, और हमारे 246 हमारे मिसाल के बच्चे सिर्फ हमारे सेंटर के थे। और वहाँ से आगे जैसे जनरली जितने लोग कच्छ को जानते हैं बायोलॉजिकली वो बहुत बड़ा है, तो दूसरा सेंटर हुआ हमारा फिर आगे मुंद्रा, और उससे थोड़ा सा आगे ऐसे तो फिर वहाँ से वापस 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है मांडवी। एक साथ 4 जगह पे मिसाल का काम चला, और हमने ये प्रोसेस, सभी तारीखें आगे पीछे नहीं थी, सब एक साथ ही चल रहा था, पैरेलल सारे कार्यक्रम हुए, और मिसाल में हम बहुत नए लोगों को जोड़ सके। ऐसे करते करते हमारी टीम बिल्डिंग शुरू हुई, और उसमें से बहुत सारे हमको यूथ मिले। पर अभी हमारा इंटेक इतना था नहीं, इसलिए थोड़े से यहाँ लोग आए हैं हमारे साथ में। और एंड ऑफ दिस ईयर, अभी तो साल पूरा लगभग हुआ नहीं है, ये हमने 6 महीने की जर्नी में आज की तारीख में गांधीधाम रीजन भुज से इंडिविजुअली काम कर रहा है। वो इसलिए आपको बता रही हूँ कि वापस अभी दिसंबर में मिसाल यूथ जैसे हमने शुरू किया, तो पहले अभी ये डिसाइड हुआ कि हम दोनों भी नहीं करेंगे, नेक्स्ट जो टीम है उसको हम कितना काम दे सकते हैं। तो पिछली मिसाल में हमारे एक्सपीरियंस ये रहे थे कि हमने सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में भी हमारे जो भी यूथ थे L3 विनर कि जो लोग ऑलरेडी मिसाल विनर हैं उन लोगों को जवाब दी थी, उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया था। तो वो हमारा बहुत ही पॉजिटिव और सक्सेस हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो हमने आंख बंद करके इस बार सिर्फ एक बार हम लोगों ने शायद मीटिंग की होगी, और हमने बच्चों को नेक्स्ट टाइम इस बार का जो था मिसाल वो हैंड ओवर किया, और उसमें बिल्कुल थोड़ी सी भी चिंता किए बिना सक्सेसफुल भुज का भी रहा और गांधीधाम का भी रहा। पर इस सारी बात को सक्सेस करने के लिए
पीछे जो मेरी बैठी है ना पूरी यूथ टीम, वो जवाबदार है, तो उनके लिए बहुत बड़ी तालियां, और मैं उन सबको बहुत बड़ा थैंक यू कहती हूँ। वहाँ जो आरती बैठी है वो गांधीधाम से हम जितना भी सामर्थ्य के जो भी प्रोजेक्ट करते हैं वो को फैसिलिटेटर मेरे साथ हमेशा हर जगह रही है। उसको कहीं पे भी कोई ऐसा छोटा मोटा केस दिखता है ना तो वो लग पड़ती है, उसकी भी पर्सनल लाइफ है पर काम मिला है ना तो चलो दीदी कर लेते हैं, पूछे बिना भी वो शुरू हो जाती है। और इसने भी अभी गांधीधाम में लीडिंग किया पूरा मिसाल का। ये सब टीम है और बाकी के भुज के लीडर हैं, ये भी आप सबको अपनी बातें कहेंगे। तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन इन लोगों के कारण हुई है, इसीलिए इनका थैंक यू। ओवर टू रीना। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जब मैं मिसाल विनर बनी, मिसाल का 3rd राउंड चल रहा था। 3rd राउंड बहुत ही खास बन गया क्योंकि मुझे ये पता चला कि अगर हमें प्रैक्टिकल वर्क करना है तो वो कैसे होता है। मेरा विषय था शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में आज हमें क्या बदलाव लाने चाहिए। अलग अलग लोगों से मिलने के बाद ये इस बात का अंदाज़ा आया कि शिक्षा व्यवस्था क्या है और हमें रियल में क्या करना चाहिए। इसी दौरान मैं दीनदयाल पोर्ट में हिंदी अधिकारी को मिलती हूँ। हिंदी अधिकारी उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो भी शिक्षा व्यवस्था पे ये विचार है, मैं हमारी मैगज़ीन है लहरों का राजहंस, मैं उसमें ये छापना चाहता हूँ, आपके विचार प्रकाशित करना चाहता हूँ। तो मैं वो उन्हें लेख देती हूँ और वो छपता है। मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि अभी तो मैं 12वीं कक्षा में हूँ और ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो समाज और परिवार के लोग हैं वो हमें ये कहते हैं कि अभी तो तुम छोटे हो, अभी तुम 10वीं 12वीं कक्षा में हो तो तुम क्या कर पाओगे इतनी छोटी उम्र में। लेकिन जो ओएसिस ने ये प्रूफ किया कि अगर तुम्हें कुछ सच्चा काम करना है तो तुम्हारी उम्र मायने नहीं रखती, तुम वो कर सकते हो। दूसरा कि यूथ मिसाल में हमें अलग अलग कॉलेजेस में जाना था, कोचिंग सेंटर में जाना था और खुद काम करना था, जज ढूंढने थे। और इस बार मैंने सोचा कि जज के रूप में हम हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और 2 टीचर्स को बुलाएंगे। हुआ ये कि इसी प्रिंसिपल ने हमें, जब मैं खुद मिसाल विनर मिसाल की प्रोसेस में थी तो जो 3rd राउंड था उन्होंने मना किया क्योंकि स्कूल हमारी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि वो नहीं अलाउ करते थे, तो उन्होंने हमें नहीं जाने दिया। लेकिन इस बार ऐसा सोचा कि हमें उन्हें ही बुलाना है जज के रूप में। उन्हें भी ये आश्चर्य हो रहा था कि हम कैसे जाएं, क्या करें। मुझे भी अंदर 1 महीना ये मनोमंथन चला कि मैं इन्हें कैसे बताऊं। इन्होंने तो भूतकाल में इसी स्कूल में जो ये सब कुछ देखा है कि लड़कियां न जाने क्या क्या कितने गलत रास्तों पे होती हैं। अब इस बार जो 1 महीना मनोमंथन चला कि हमें इन्हें ही बुलाना है, तो हुआ ये था कि अगले ही दिन उन्होंने स्कूल में जो लड़कियों ने कुछ गलती की थी तो उन्होंने सबको डांटा था। तो मुझे ये डर लग रहा था कि अब जाके इन्हें क्या कहूँ कि आप आओ, क्या करो। तो वो पहले तो उनकी तबीयत नर्म सी हो जाती है। तो पहली बार हम अक्सर अपने दोस्तों को ही पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैं गई और मैंने उन्हें पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, तो वो उनकी जो एक स्माइल थी ना वो मुझे टच कर गई। और फिर मैंने उनको जज का इनविटेशन दिया और मैंने ये शब्द रखे कि हमें पूरा विश्वास है और आपसे ये उम्मीद है कि आप आओगे ही, और वो आए। सो दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट। थैंक यू रीना। जब भी यहाँ बोलने का मौका मिलता है तो एक एग्ज़ाम जैसा ही अभी तक फील होता है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज से 2.5 साल पहले ओएसिस से जुड़ने से पहले मैं अपने आप को एक बहुत अच्छा इंसान, एक उत्तम शिक्षक और हर संबंध
बढ़िया तरीके से निभाने वाला आदमी समझता था। मैं ही सही हूँ, जो भी बदलाव लाना है, जो भी प्रॉब्लम है वो सामने वाले पर्सन में है। ये मेरा बिलीफ था जो कि 45 सालों से भी ज़्यादा टाइम से चल रहा था। फिर प्रतीक भाई से मुलाकात हुई और कुछ ही दिनों में मुझे एक इनविटेशन मिला, मैं गया और वहाँ एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी की बातें हुई। तब भी मेरे दिमाग में ये था कि चलो बच्चे बहुत तकलीफ़ में है और मैं जाके उनको कुछ मदद कर सकूँगा। तो मेरे विकास की बात अभी मेरी पकड़ में नहीं आई थी। तब भी मैं ऐसा ही सोचता था कि मैं बच्चों को कुछ हेल्प करूँगा और वो मेरा नेचर था। क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूँ तो कभी भी हमें मार्क्स के पीछे दौड़ नहीं लगानी पड़ती थी। तो मैंने तो ये सुना, तब भी बोला था कि एग्ज़ाम का कोई डर होता ही नहीं है। न मुझ में कभी था, न मेरे बच्चों को जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें भी नहीं है। क्योंकि हमें डर रहता है कि वो कहीं फेल ना हो जाए, वो कैसे पास होंगे, वो 33% कैसे लाएंगे। तो ये मुझे काम नहीं है। आप मुझे वहाँ भेजो जहाँ इंग्लिश स्कूल है, जहाँ साइंस है, जहाँ एग्ज़ाम का डर है, वहाँ मुझे भेजो। बाकी हमारे जो एरिया है या तो हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें तो ऐसा डर ज़्यादातर रहता नहीं है। तो ये सब थोड़ा काम शुरू किया और बाद में तुरंत ही यहाँ फर्स्ट मैं आया 2018 में वॉलंटियर रिट्रीट में। तो उस वक्त जो भी मेरी फिज़िकल हेल्थ थी बहुत ही ख़राब थी और यहाँ जो भोजन उस टाइम भी मिला था, वो 2 दिन के बाद जब मैं वापस गया तो मैंने व्हीकल में ही कसम खा ली थी कि अब कभी भी इधर नहीं आऊँगा। इट्स अ ट्रू थिंग, और मैंने बताई भी थी। मैं एक बात है कि मैं सब कुछ बात प्रतीक भाई को बता देता हूँ, मेरे दिमाग में जो भी चलता है तो उससे हेल्प मिलती है। तो वो हो गया तो ठीक है, मत आना। वहाँ काम चालू किया थोड़ा और मिलना तो रहता था, फ्रेंडशिप पक्की होती जा रही थी डे बाय डे। मिले बिना एक दिन भी चला जाए तो अच्छा नहीं लगता था। कुछ और क्वेश्चन करता रहता था, सब जो दिमाग में सवाल आते थे, ये कैसे करे, ये कैसे करे, क्यों करे, वो ऐसा बोल रहे, ये ऐसा बोल रहे। वो भी ध्यान से सुनते थे, शांति से सुनते थे। मुझे इरिटेशन होता था कभी कभी कि वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर ये MH वो जो हमारा HCJ है, मैं हूँ ज्योतिर्धर, उसमें पार्टिसिपेट किया। वाइफ को भी ले आया, उत्पला मेरी सिस्टर है, हम साथ में कर रहे हैं। अभी दूसरा साल चल रहा है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे हम प्रिंसिपल सीखते गए तब पता चलता है कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ लिविंग। सुनने की कला के बारे में जब सीखा तो ये सब थोड़ा बहुत मिलता गया। तो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैं बात बताऊं तो एक तो ये कि 25 साल करियर में हो गया है गवर्नमेंट में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी नाम है, काफ़ी पोजीशन है, दो बीइंग ओनली अ टीचर, बट गवर्नमेंट टीचर होने के नाते से। और 5 साल मैंने इंस्पेक्टर के तौर पे भी काम किया था। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के विद्यालय मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरा जो रवैया था उसके हिसाब से भी सब लोग मुझे पसंद करते थे। तो मैं समझता था कि ठीक है, मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूँ और सही तरीके से काम कर रहा हूँ। लेकिन जब एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपनी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है उसमें ना बोला कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरे कई और भी वजह है, तो जो मुझे सुनने को मिला कि तो फिर आपका ट्रांसफ़र रेडी है, तो आपका ट्रांसफ़र कहीं कर दिया जाएगा, आपने ना क्यों बोला। तब मुझे एहसास हुआ कि 10 में से 9 बार काम कर दिया है, एक बार ना बोला तो पूरा जो है इंटरप्रिटेशन वो गलत कर दिया। तो अब तब मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी वीकनेस है कि मैं किसी को ना नहीं बोल पाता हूँ। जो हम सीखे थे लूज विन, तब जब मैं वो सीखा तब मुझे लगा कि हाँ, मेरा नेचर ये है कि मैं जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसमें किसी को ना नहीं बोलता हूँ और पर्सनल सेक्रीफाइस करके भी सब ने जो भी बोला वो मैंने कर दिया है। तो पिछली बार ऐसा हुआ कि यहाँ आना था, इलेक्शन का माहौल था
और मेरे साहब ने बोला कि कल तुमको ये भुज में ये काम करना है। तो मैंने बोला सर मेरा तो ये फिक्स है, ओएसिस में जाना है और ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो बोले कोई दूसरा आदमी बताओ। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने दूसरे बंदे का नाम दिया और उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। तो पहली बार मैं अपनी हायर अथॉरिटी को बिना झिझक, बिना डरे हुए अपनी बात शांति से कह सका कि मैं ये काम कर रहा हूँ। और इसके पहले भी वो हमारी जो ऑफिस है वो, क्योंकि हम लोग ये मिसाल वगैरह करते थे तो सब डीओस को भी पता था कि ओएसिस का ये काम अभी कच्छ में चल रहा है। लेकिन मुझे यहाँ आना है और वहाँ मिनिस्टर का प्रोग्राम था, वो छोड़ के मुझे आना है, क्योंकि इतने सालों से अर्थक्वेक के बाद मैं ही सब प्रोग्राम हैंडल करता था। तब वो कि इसके अलावा हो ही नहीं सकता, ऐसा पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो गया था। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने बोला और उन्होंने परमिशन भी दी। और एक अच्छी बात ये भी हुई है अब तो हमारे साथ कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, उनका भी ज्योतिर्धर का बैच चल रहा है। तो अब वो खुद एक बैच, वो एक फर्स्ट जो वर्कशॉप होता है वो करके आए हैं और गवर्नमेंट के साथ एमओयू भी हो गया है ज्योतिर्धर के लिए। तो काफ़ी सहूलियत अब होगी। तो एक मैं, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है कि मैं अपनी बात कह सकता हूँ। दूसरी बात जो थी हेल्थ की थी, क्योंकि ये पहले जैसे मैंने बताया कि इतना बैग लेके इतना नीचे आना ऊपर आना, तो बाद में अभी L3 टीम्स की फैसिलिटेटर की रिट्रीट में आया था तो शिवा दीदी ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको फैसिलिटेटर बनना है तो अपनी हेल्थ पे खुद काम करना है, तो वज़न भी कम करना है और हेल्थ को सुधारना है। तो ये बात मैंने प्रतीक भाई से भी कही और फिर उन्होंने चालू करवा दिया कि वो शाम को रोज़ मुझे 2 किलोमीटर चक्कर, वो खुद मेरे साथ चक्कर लगाते हैं और हम वॉकिंग में जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे वीडियोस जो अभी ये चल रहा है वो हम पिछले 1-2 महीने से नंदिता दास डॉक्टर है उनके बारे में परामर्श कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। और व्हाट इज़ द राइट फूड फॉर मी, हाउ मच शुड आई इनटेक। और पल्लवी दीदी ने भी काफ़ी मदद की, रिजुवेनाइज जो चार्ट है वो दिया। तो बात यह है कि अपने दिमाग पे कंट्रोल कर पाना कि मैं ये सॉल्ट नहीं लूँगा, शुगर नहीं लूँगा, सिर्फ वेजिटेबल ही खाऊँगा, सिर्फ फ्रूट ही खाऊँगा या मूंग पे ही एक दिन रहूँगा। तो ये कर नहीं पाता था और फिसल जाता था, वो काफ़ी ठहराव आ गया है। ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और तीसरा लास्ट में मैं बोलूँगा, पेरेंटिंग, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा इश्यू था। हालांकि इस एज में एक बड़ा बेटा है, वो तो शादी लायक हो गया है और छोटा है वो 9th में पढ़ रहा है अभी। तो ऐसी सिचुएशन में और जो जैसे पेरेंटिंग में होता है वो हमारे घर में भी चल रहा था कि एक गैप रहता था। और मेरा जो पैराडिम्स था कि एक डिस्टेंस रहना चाहिए, एक अदब होनी चाहिए, वो सब फ्रीली वो मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा सब था मेरे में भी। लेकिन अब जब मैं यहाँ से पिछली बार गया तो ओएसिस डे सेशन और हाकल सेशंस लेने भी शुरू किए, तो उसमें टीन्स और यूथ के साथ मिला और तब मुझे एहसास हुआ था। और जो भी मैं एक यहाँ आया था, अग्रोशे प्रेम अग्राचे आशीर्वाद एक वर्कशॉप था, और एक नीलेश भाई हमारे यहाँ आए थे आदिपुर में सूरत से, तो उन्होंने ये स्वतंत्रता नहीं कि स्वेच्छाचार, वो फ्रीडम जो कल यहाँ बात भी हुई थी फ्रीडम पेरेंटिंग की, वो 2 दिन का वहाँ हुआ था, उन्होंने उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और अब ये बात जो है कि मेरा बेटा अभी यहाँ ड्रॉप आउट DIC में आया था, उसने बोला मुझे नहीं पढ़ाई करनी है, तो मैंने बोल दिया ठीक है। वो एक पेरेंट से और टीचर पेरेंट से वो बच्चा बोल सका कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, और मैंने विथ स्माइल ग्रांटेड परमिशन कि ठीक है नहीं पढ़ना है तो क्या करना है। और यहाँ मैंने वो DIC में भेजा था और उसके बाद आकर वो अब बोलता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा 10th से। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो एक चेंज ये आ गया है। तो हमारे यहाँ जो वैसे फैमिली में 2 बेटे, मैं वाइफ सिस्टर, अभी तो खुलकर बात नहीं हो रही थी। तो अब हम लोग जो हम सीखे थे कि अपनी अपेक्षाओं को सामने रखना है या अपनी बात को समझना है, सब इंट्रोस्पेक्शन करना है, तो ये सब हम कर सकते हैं।
तो मैं थैंक यू टीन्स एंड यूथ्स को कहूँगा जिन्होंने मुझे फिर से फादर बनाया, क्योंकि मैं तो काफ़ी साल हो गए थे कि वो व्हाट ए फादर इज़। तो ये बच्चों ने फिर से मुझे फादर के तौर पर सही तरीके से बिहेव कैसे करना है वो थियरी सीखता हूँ, और ये क्लासेस में इन लोगों के साथ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जिसका पर्सनल ये छोटे बेटे को भी लाभ मिल रहा है। और ओएसिस को भी थैंक यू कहूँगा कि वो मुझे बीइंग ह्यूमन बनने में हेल्प कर रहे हैं। पुष्पाबेन। हूँ पुष्पा मेहपाणी। ओएसिस से मेरा जुड़ाव लगभग करीबन 2-2.5 साल हो गए हैं और ओएसिस के कई कार्यक्रम से मैं टच में रही हूँ। उसका गहरा प्रभाव भी मेरे जीवन पर है। लेकिन आज मैं आपसे जो बात शेयर करना चाहती हूँ, मेरी छोटी सी स्टोरी जिसने मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचा दी थी। नवंबर 2019 को कच्छ में DIC का आयोजन किया गया था, स्पेशल फॉर गर्ल्स। इसमें मैंने एज ए मैनेजर पार्टिसिपेंट किया था। जब मैंने DIC ज्वाइन किया तब मैं घर पे बोल के आई थी कि घर में सोशल फंक्शन चल रहा है तो मैं बीच में एक दिन आ जाऊंगी और मेरी जिम्मेदारी है वो मैं निभाऊंगी। ठीक है, मैं आ तो गई और इसी वजह से मैंने पार्लियामेंट में अपनी बात रखी कि एक दिन मुझे घर जाना है। फैमिली के प्रति मेरी जिम्मेदारी थी और सब बच्चियाँ थी, वो समझ सकते हैं, वो हमारी रूढ़ी चली आ रही है ना कि जिम्मेदारी ससुराल सब बच्ची इमोशनल हो गई और सब ने मतलब कम्युनिटी ने परमिशन दे दी। तभी जूरी मेंबर एक लड़की वृंदा थी जिसने मेरे सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया कि क्या देश हित से आगे आपका खुद का हित है या फैमिली की जिम्मेदारी बड़ी है। मेरे सामने मेरा परिवार खड़ा था और शायद मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं सोशल फंक्शन में ना पहुंची तो वो लोग कहेंगे ऐसा है, बहू कौन सी कलेक्टर है कि एक दिन के लिए भी नहीं आ सकी। और दिवाली वेकेशन था तो मैं फ्री थी, ऑन ड्यूटी नहीं थी, तो मैं अंदर से डर रही थी कि जो मैं फंक्शन में प्रेजेंट नहीं हुई तो मुझे ऐसा सुनना पड़ेगा। तो मैंने बराबर की फ़ाइट की, मुझे घर जाना ही था कुछ भी करके, क्योंकि मैंने मान लिया था कि मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने कहा भी कि कुछ भी हो जाए मैं घर जाके रहूँगी। तभी और शायद मुझे परमिशन तो मिल गई थी, लेकिन वृंदा के इस प्रश्न से कम्युनिटी का रुख चेंज हो गया। मेरे सामने बड़ी आफत आ गई कि मैं अब क्या करूं। फिर दूसरी बच्ची ने कहा कि ठीक है आप चले जाते हो तो आपका मैनेजमेंट का कार्य कोई दूसरा संभाल लेगा, लेकिन जो आप 2 घंटे का सेशन ले रहे हो उसका क्या, वो सब बच्चियों का 2 घंटे का भरपाई कौन करेगा। तो मैंने बोला कि मैं DIC को अपना 6-7 दिन दे सकती हूँ, तो क्या मेरी फ़र्ज़ नहीं है कि मैं फैमिली को मैं 1 दिन दूँ। और थोड़ी डील जैसा मुझे लग रहा था कि मुझे घर जाना ही चाहिए। मैं डटी रही। फिर बच्चे भी इमोशनल हो गए और सबने हाँ कह दी, जूरी मेंबर भी मान गए और मुझे परमिशन मिल गई। लेकिन तभी मुझे खुशी नहीं लग रही थी, मैं अंदर से खुश नहीं थी, कुछ गलत हो रहा है ऐसा मुझे फील हो रहा था। मैं सारी रात सो नहीं सकी। वो गुजराती में कहते हैं ना कि मनोमंथन चालू, आम अंदर गड़मथल थवा लगी कि मैं कहीं गलत राह पर नहीं हूँ ना। सारी रात मैं सोचती रही, सो नहीं पाई। सुबह उठ के पहला मैंने घर पे फ़ोन किया कि भाई मुझे परमिशन तो मिल गई है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है तू शांति से बैठ, सोच, तेरा दिल कहे वो कर, अगर तू नहीं आई तो मैं मैनेज कर लूँगा। तो मुझे थोड़ा आश्वासन मिला कि ठीक है कदाच मैं नहीं जा पाऊँ तो मैं हस्बैंड को आगे धर दूँगी कि उसने मुझे बोला था कि मैं मैनेज कर लूँगा। तो मुझे थोड़ा आश्वासन मिल गया और मुझे ऐसा भी लगा कहीं ना कहीं कि अगर मैं चली गई तो बच्चियों के पास गलत मैसेज जाएगा कि मैंने जो
मन से सोच लिया था कि ये मेरी जिम्मेदारी, मुझे करना ही चाहिए, तो कल बच्चियाँ भी ऐसा ही कर सकती है, वो उसका सामना नहीं करेगी। फिर मैंने सोचा कि जो हो जाए, जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो सोचना है सोचे, मैं सुनूंगी नहीं सुनूंगी, जो होगा वो देखा जाएगा। और मैंने निश्चय किया कि मैं नहीं जाऊंगी, और मैंने अपना सेशन टू बी कंटिन्यू किया। हाँ, मैं तभी भी खुश नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सामने फैमिली दिख रहा था ऐसा होगा। फिर मैंने हिम्मत की कि कुछ होगा, देखा जाएगा। हमें होता ऐसा है कि जो वो ज्यूरी मेंबर थी, जिसने मेरे सामने ऐसा पहाड़ खड़ा किया था, अनुमति मिल गई थी तब भी, वो दूसरी कोई नहीं, मेरी बेटी ही थी। और हुआ ऐसा कि उसको भी हमारा कम्युनिटी फंक्शन, वो 10th में फर्स्ट थी कम्युनिटी में, तो उसका सम्मान रखा गया था, तो उसको भी सम्मान के लिए जाना था। इतने सारे लोग हों और बच्ची को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिले तो हमको भी अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लगता है। लेकिन उसने सोच लिया था कि ये तो सम्मान वन्मान चलता रहेगा, आएगा जाएगा, लेकिन मेरे लिए DIC और मेरी जिम्मेदारी प्रधान है। तो उसने तो सोच ही लिया था, और उसने पार्लियामेंट में अपनी बात ही नहीं रखी, और DIC एंजॉय किया, अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई। तो मुझे लगता है कि वही एक लड़की थी और दूसरी सारी लड़कियां जिसने मुझे गलत निर्णय लेने से रोक लिया। उस दिन जब मैं चली जाती तो मुझे लाइफ टाइम रहता कि मैंने गलत निर्णय लिया था, और गलत मैसेज भी बच्चियों तक पहुंच सकता था। तो मुझे लग रहा है कि जो डिसीजन मैंने लिया था वो ऑन दी टाइम सही था। और मानव सहज है कि हम इमोशनल होते हैं तो ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं, लेकिन उस पर काबू पाना, नियंत्रण रखना, वो तो हमारे बस में है। तो वो मुझे DIC ने सिखाया। सो थैंक यू सो मच DIC एंड थैंक यू ओएसिस। धन्यवाद। नमस्कार। कच्छ रीजन की ये जो बात हो रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सही में हम कहना चाहेंगे थैंक यू ओएसिस, थैंक यू प्रतीक भाई कि आप यहाँ आए तो हम एक इतनी खूबसूरत एक्टिविटी से जुड़ पाए। पर्सनली मेरा ग्रोथ भी, क्योंकि ओएसिस की उम्र ही कच्छ में 2 साल है, 2.5 साल है, तो हमारी सबकी कनेक्शन की उम्र भी वही है। मैं सिर्फ 2 मिनट में, क्योंकि मुझे कट शॉर्ट करना है, तो मैं आपको 2 सिरे बता सकती हूँ। जब मैं ओएसिस से जुड़ी तो एक टोटली एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी थी, जिसके लिए खुद के कंफर्ट जोन से अलावा कुछ नहीं था। जो भी करना है, जिसके लिए भी करना है, लेकिन खुद के कंफर्ट जोन में रह के करना है। मैं 15 साल कैंपस डायरेक्टर थी और हमेशा जोक मारती थी कि मेरे बच्चों के ड्रीम में जब राक्षस आता है ना, तो मेरे सर पे सिंग होते हैं। वो ऐसे विजुलाइज करते हैं, या उनको ना सास के साथ रहने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे साथ 7-8 साल रहते हैं, तो अब तक तो सीख जाएंगे कि सास के साथ कैसे रहना है। वो वाली मेरी पर्सनालिटी थी। ये 2-2.5 साल में इन्होंने इतना ऊपर नीचे घुमाया है, इतना ऊपर नीचे घुमाया है। आज मेरी फैमिली में कोई इंसिडेंट होने की वजह से मैं 13 दिन के लिए छुट्टी पे थी। बीच में एक दिन सिर्फ देखने के लिए स्कूल गई थी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो 2-4 बच्चे रूम पे मिलने को आए, बोलते हैं दीदी आप रुकोगे कि जाओगे? तो मैंने कहा नहीं बेटा जाना पड़ेगा, आप समझ रहे हो। उन्होंने कहा कि क्यों जा रहे हो? भले आप कुछ मत करना, भले रूम में बैठे रहना, भले स्कूल में भी नहीं आना, लेकिन आप ना गेट में होते हो ना, तो ऐसे फीलिंग आती है कि नहीं मम्मी यहीं आसपास है तो कोई टेंशन नहीं है। ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑल द क्रेडिट गोज टू ओएसिस। सो थैंक यू सो मच। मारू नाम पण प्रतीक है। प्रतीक पर मेरा नाम भी प्रतीक ही है, लेकिन ये प्रतीक परमार और मैं प्रतीक बद्रा। मैं ओएसिस के साथ लास्ट 2 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। मिसाल प्रोजेक्ट से जब पहली बार कच्छ में हुआ था
तब मेरे लिए तो बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मैं पहली बार में सिलेक्ट भी हो गया, जो पहली बार कच्छ में हुआ था मिसाल प्रोजेक्ट। और उसमें से मुझे बहुत सारा सीखने को मिला है क्योंकि जब से मिसाल प्रोजेक्ट्स जुड़ने से पहले जब मैं घर पे होता था तब मुझे भी पता है और प्रतीक भाई को भी पता है कि मैं कैसा लड़का था। क्योंकि मुझे एक जगह पे अभी यहाँ पे बैठा हूँ ना, घंटे से मुझे बैठा ही नहीं जाता था, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, वरना मुझे चैन नहीं आता था। तो शैतान भी करता था, लेकिन जब से मैं ओएसिस के साथ जुड़ा, उसके अलग अलग प्रोजेक्ट हो रहे थे, उसमें मुझे दूसरी बात यह है कि वॉलेंटियर काम करना अच्छा लगता है, स्वयं सेवक तरीके। तो मैं वैसे भी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा रहा, वॉलेंटियरी करी, और लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम ओएसिस को देने लग गया था और इसका असर मेरी एग्ज़ाम पे भी पड़ा था। क्योंकि जब मैंने 10th पास किया तब 85% थे और जब 11th पास किया तब मेरे सिर्फ 70% थे। तब थोड़ा मेरी मम्मी को भी ऐसा लगा कि नहीं, अब इसका ध्यान गलत रास्ते पे जा रहा है। तो मम्मी को पता नहीं था कि ओएसिस क्या है। तब मम्मी को ऐसा लगा कि नहीं, इसको अब ये ओएसिस की आदत छुड़वानी पड़ेगी। तब हमारे बीच में झगड़े भी हुए, मम्मी और पापा के बीच में भी झगड़े हुए, क्योंकि पापा मुझे समझते थे अच्छी तरह से, और बात एलसी तक पहुंच गई थी। तब MHS 2 की बात आई थी, उसके अगले दिन मैं MHS 2 से आया ही था। तो MHS 2 में हमें सिखाया गया था कि हम तो सच्चे होते हैं, लेकिन सामने वाला जो हमसे झगड़ रहा होता है या जो कोई बात कह रहा होता है वो भी उनकी जगह पे सच्चा होता है। तब मैंने मम्मी की जगह से भी देखा कि मम्मी कुछ बोल रही है तो कुछ तो होगा, मेरे में ऐसा कुछ तो कमी होगी कि जो मैंने अभी तक पूरी नहीं की होगी मम्मी के लिए। तो फिर मुझे पता चला कि मैं ऐसे ऐसे हरकतें करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है घर के लिए, ओएसिस में ज़्यादा टाइम देता था मैं। लेकिन तब मैंने भी पढ़ाई में ध्यान दिया, थोड़ी देर क्रिकेटर हूँ तो क्रिकेट खेलना भी थोड़ा दिन छोड़ दिया था, एग्ज़ाम में ध्यान दिया, और उस ध्यान के कारण मैं जो रिज़ल्ट आया उस एग्ज़ाम का, तभी मम्मी बोली, यार अरे इतना बदलाव तुझ में कहाँ से आ गया, अभी तो तू MHS 2 करके आया था, उससे पहले तो पता नहीं क्या था और अब क्या है। यानी कि मैं अभी जो हूँ वो पहले मैं था ही नहीं। तो MHS 2 में मुझे ये और MHE भी मैंने किया कि MHE में भी मुझे सीखने को मिला कि कैसे जब हम अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमें दूसरों पर आधार रखना पड़ता है मम्मी पापा पे कि फ़ीस वो भरते हैं, खिलाते हैं, वो इसलिए हमें जीना पड़ता है उनके लिए। लेकिन जब हम पे आएगी बात तब हमें पता चलता है कि कैसे हम जीते हैं। तो वैसे MHE में भी हमें 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी, नाइट आउट हुआ था MHE में भी। तो वैसे मुझे वो वॉलेंटरी काम करना भी अच्छा लगता था। तो वॉलेंटरी काम क्यों करना अच्छा लगता था, क्योंकि जो भी नए नए प्रोजेक्ट में बच्चे आते थे उनके विचार, जो मेरे तो विचार हैं लेकिन मेरे विचार क्या सही है, उसमें क्या बदलाव करने के हैं, तो वो मुझे सिखा जाते थे। और बहुत बड़ी बात यह है कि मैं जिस कंपटीशन भाग लिया था उसके सामने जो जज थे, ये मेरे पुष्पा दीदी, वो हमारे जज भी रह चुके थे। लेकिन आज मुझे प्राउड फील हो रहा है कि अरे मैं अपने जज के साथ भी बैठा हूँ अभी यहाँ पे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। छोटी सी बात खाली कि मेरा भी जो नेचर था थोड़ा ऐसा था कि जो मैं बीइंग अ प्रिंसिपल थी, छोटी मोटी बात तो नहीं होती ना, स्कूल के प्रिंसिपल में बहुत बड़ी बात, तो एक कल्चर एक सेट किया हुआ था कि अगर मैं काम दे रही हूँ आपको तो आपको करना ही पड़ेगा, हाउ कैन यू से नो। हाँ, और टीचर्स ट्रेनिंग के साथ पहले से भी मैं जुड़ी हुई थी, तो जो मेरा मॉड्यूल है, जो मेरा क्लास सेशन जो डिसाइड किया हुआ है, जैसे मैंने सोचा है वैसे ही मेरा फॉलोअर करेगा, उससे इधर उधर हुआ तो उसकी आ बनी। पर बीइंग ओएसिस मेंबर मेरे में ये भी चेंज आया कि हाँ, दूसरों के भी ओपिनियन हो सकते हैं, और यहाँ बार बार सिखाया जाता है कि सामने वाले का एस्पिरेशन, सामने वाले की इच्छाएं अपने साथ जुड़ती हैं तो ही वो काम करेगा, नहीं तो वो अपनी तरफ से सोचने के लिए बिल्कुल मुक्त है। तो ऐसा सब कुछ टीम जब हम बनाते चल रहे थे तब ऐसा बार बार आया, और अंदर से वो जो उठता है ना, फिर से हूँ और मैं और आई, वो सब बैठने लगा, और सबको बस हम थैंक यू बोलते चले। वहाँ से मेरा वर्क कल्चर भी बदल गया,
और सामने से जिनको सही में काम करना है वो लोग जुड़ते चले और थोड़ी थोड़ी टीम बड़ी है और यही आशीर्वाद रहेंगे तो अगली बार हम फिर से ज़्यादा टाइम लेके आएंगे।